Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of March 2019. तो 23 मार्च 2019 का दिन है एंड 23rd मार्च इज़ रिमेंबर्ड एज शहीद दिवस. अगर आपको पता हो तो शहीद दिवस यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज के दिन फांसी चढ़ाई गई थी 23rd मार्च 1931 को. तो लेट्स ऑल रिमेंबर देम, देयर करेज, देयर ब्रेवरी एंड उन्होंने जिस एस्पेक्ट को पकड़ के लड़ाई की, हमेशा आगे ब्रिटिशर से लड़ा, तो उस सब को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी ऑल शुड पे ट्रिब्यूट टू देम. ओके, दे आल्सो हैड अ रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया. उनका भी अपना रोल था, उनका अपना खुद का एक महत्व था जिसको हम सबको रिमेंबर करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज उमेश सिन्हा कमेटी रिसेंटली सीन इज न्यूज इज रिलेटेड टू. तो गूगल करिएगा आप उमेश सिन्हा कमेटी, यू विल फाइंड अ वेरी गुड आंसर. इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली उमेश सिन्हा कमेटी बनाई है. किसके लिए बनाई है आपको बताना है, ऑप्शन इसमें नहीं है. गूगल करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उमेश सिन्हा कमेटी किस काम के लिए बनाई गई है. सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इज. तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर, कल मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे इसका आंसर भी दिया था. तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर कौन है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ओके, तो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Let's start with the news analysis part. First news is that Congress is saying Lokpal to probe bribery diaries. तो let's not enter into that. But लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से मैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को भूल जाता है. लोकपाल एक्ट 2013 में आया था, फोर्स में 2014 में आया था. और आपको बता दूं कि लोकपाल एक पहले एक सर्च कमेटी होती है. वो सर्च कमेटी कुछ नाम सजेस्ट करती है टू द सिलेक्शन कमेटी एंड देन वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन लोकपाल बनेगा. पीसी घोष को लोकपाल बनाया गया है. आपको पता होना चाहिए पीसी घोष को लोकपाल बनाया गया है. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं. उसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, देन उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, देन स्पीकर होता है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका कोई नॉमिनी होता है, एंड लास्ट मेंबर जो होता है वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, दैट कौन कौन मेंबर होते हैं उसकी सिलेक्शन कमेटी के. ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेंटर बैन्स JKLF अंडर एंटी टेरर लॉ. याद रखिएगा JKLF इज जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट. यासिन मलिक की पार्टी है ये, एंड इसको जो कि बैन किया गया है, याद रखिएगा बैन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967. ओके, किसके अंतर्गत इसको बैन किया गया है. एंटी टेरर लॉ एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत इसको बैन किया गया है. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. नाम है JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यासिन मलिक की पार्टी, अंडर द एंटी टेरर लॉ एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, तो 1967 में आया था. अब याद रखिएगा कि जो एक्ट है उसके सेक्शन 3(1) के अंतर्गत, सेक्शन 3(1) के अंतर्गत इनको बैन किया जाता है. JKLF को बैन किया गया है एंड दिस सेक्शन गिव्स पावर टू द सेंटर टू डिक्लेयर एनी एसोसिएशन एज अनलॉफुल बाय नोटिफाइंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये उसको पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि वो जिसको भी चाहे अनलॉफुल किसी भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल बोल सकता है बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गैजेट. तो ऑफिशियल गैजेट में इसको कर सकता है. एंड NIA ने भी इसके खिलाफ केस किया था. तो NIA के बारे में आपको मैंने कई बार बताया ही है कि दैट NIA इज अ सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया एंड दिस एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द NIA एक्ट ऑफ 2008. तो किस एक्ट के अंतर्गत, 2008 के एक्ट के अंतर्गत ये आया था, बना था. मुंबई टेरर अटैक्स 2008 में, तो उसके बाद इसको बनाया गया था. YC मोदी इसके करंट चेयरमैन है एंड NIA वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड, इनको याद रखिएगा, है ना. अभी IPL शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ IPL में बिल्कुल पीछे मत पड़ जाइएगा. IPL छोड़ दीजिएगा, इस बार एग्जाम आ गए हैं. Tribal artists make a splash on online platform. The painting of tribal artists from the remote agency areas of Telangana have literally arrived on the global platforms. अब जो तेलंगाना के कुछ आर्टिस्ट हैं उन्होंने लगभग 35 पेंटिंग्स कंप्लीट किए, जो कि अब अमेजन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में आ गई हैं. याद रखिएगा अमेजन ने इसको अपने प्लेटफॉर्म में रखा है. तेलंगाना स्टेट की ट्राइबल पेंटिंग्स है. याद रखिएगा तेलंगाना की एरियाज ऑफ तेलंगाना से लाई गई ट्राइबल पेंटिंग्स है. इनको अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म में रखा है. ओके, तो इनको बेचने के लिए, ताकि ट्राइबल्स को भी मोटिवेशन मिल सके. याद रखिएगा.
और जो गोंड पेंटिंग्स हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे। द गोंड पेंटिंग स्टैंड आउट फॉर यूज ऑफ ब्राइट कलर्स एंड इंट्रिकेट लाइंस। तो जो गोंड पेंटिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं और इंट्रिकेट लाइंस होती हैं। एंड द गोंड आर्ट मोस्टली रिप्रेजेंट्स अ ट्री इमर्जिंग आउट ऑफ बर्ड्स, पीकॉक्स एंड एनिमल्स, हॉर्सेज, डियर्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। तो याद रखिएगा, ट्री इमर्जिंग आउट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, हॉर्सेज, डियर्स, एलिफेंट, ये ऐसा कुछ बनाते हैं। The Koya artists draw on the surface motifs of their sacred Hariveni posts, sacred flag and big bottle goats। तो ये अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं, जैसे गोंड आर्टिस्ट, कोया आर्टिस्ट, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे तेलंगाना में जो रिसाइड करते हैं उनके बारे में बताया गया है। और नाइक पॉड ट्राइबल्स भी होते हैं, तीसरे जो हैं वो नायक पॉड ट्राइबल्स हैं। एक कोया हो गए, पहले गोंड हो गए, फिर नायक पॉड हो गए। ओके, याद रखिएगा, नायक पॉड ट्राइबल्स, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ कुछ नाम हैं जो अलग अलग तरह के ट्राइबल्स ग्रुप्स और जो पेंटिंग वो बनाते हैं उसके बारे में है ये। लेट्स मूव टू द ये पेज में आपको दिख रहा होगा मार्टियरडम डे, मार्च 23, 2019। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। तो वी शुड ऑल्सो डू द सेम एटलीस्ट वंस। ओके, नाउ कमिंग अ लॉ टू एम्पावर फॉरेस्ट स्टाफ। अब फॉरेस्ट स्टाफ को मजबूत करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 को सोचा जा रहा है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 को याद रखिएगा। अब ये जो होगा ये अमेंडमेंट होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का अमेंडमेंट होगा। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। अब उसका जो नया अमेंडमेंट, एक नया अमेंडेड एक्ट बनेगा, वो बनेगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019। अब इसको इंफिजाज किया जा रहा है और इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए फॉरेस्ट स्टाफ को पावर दी जाएगी। ओके, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को, जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं, जैसे कि सपोज कि कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, इन सबको दूर करने के लिए फॉरेस्ट स्टाफ को पावर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है उसको मैं थोड़ा एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉरेस्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रेंजर शैल हैव पावर टू होल्ड इंक्वायरी इनटू फॉरेस्ट ऑफेंसेस। तो रेंजर के पास अब पावर होगी, रेंजर से ऊपर की पोस्ट में पावर रहेगी कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं इनटू फॉरेस्ट ऑफेंसेस, एंड शैल हैव द पावर टू सर्च और इशू अ सर्च वारंट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत वो अब सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, सर्च करने के लिए इशू कर सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफेंसेस में इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सारे पावर्स अब रेंजर से ऊपर की पोस्ट में रहेगी। Then any forest officer not below the rank of forester may at any time enter and inspect any land within the area of his jurisdiction। ओके, तो याद रखिएगा, अपने jurisdiction के अंदर किसी भी लैंड में किसी भी समय फॉरेस्टर्स के रैंक के ऊपर जो भी ऑफिसर्स होंगे वो जा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हैं, लेकिन और ज़्यादा इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और नई पावर्स देने की ज़रूरत है, ताकि जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% जो भी एट प्रेजेंट है उससे बढ़ के 33% हो जाए। अब जो हमारा एक्चुअल एम है वो तो 33% है। हम सबको पता है कि फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो 1988 का एक्ट भी आया था उसमें भी ये बोला गया था कि जो हमको फॉरेस्ट एरिया चाहिए वो 33% के आसपास चाहिए, एंड अभी करेंटली 24% के आसपास हम रह रहे हैं। तो वी हैव टू इंक्रीज दैट ऑल्सो। ओके, तो याद रखेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एनी पर्सन फॉरेस्ट ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट कैन नॉट विदड्रॉ फॉरेस्ट ऑफेंसेस केसेस। याद रखेगा कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट रेंजर्स हैं वो भी फॉरेस्ट ऑफेंसेस केसेस को विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक नया सेस प्रपोज किया गया है, इट प्रपोजेज द फॉरेस्ट डेवलपमेंट सेस। याद रखिएगा, एक नया फॉरेस्ट डेवलपमेंट सेस जो कि 10% ऑफ द वैल्यू सेस्ड ऑफ द माइनिंग प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाटर फॉर इरिगेशन और इन इंडस्ट्रीज। तो 10% ऑफ दैट वैल्यू एक सेस लगाया जाएगा जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट सेस होगा। सेस हम सबको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है और वो पर्पस पूरा होने तक उसको लगाया जाता है। याद रखिएगा, एंड दिस इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019। पूरी डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई हैं, सो लेट्स वेट फॉर दैट, लेट्स वेट फॉर द डिटेल्स टू कम, एंड देन उसके बाद अपन इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल में आए तो काफ़ी खास एडिटोरियल आज थे नहीं। जैसे फर्स्ट एडिटोरियल जो था वो इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर था, तो इसमें कुछ कुछ बातें लिखी गई, जैसे कि सबसे पहली बात ये कि इंडिया को थोड़ा कट करने की कोशिश भी की जा रही है बाय द डिफरेंट पार्टी। जैसे कि अगर यूएसए को ही ले ले, पाकिस्तान को ले लें, तो इन लोगों ने मिलके, चाहे रशिया हो चाहे चाइना, उन सब ने मिलके पाकिस्तान के साथ काफ़ी डील किया है। एक ग्रुपिंग में बनाई गई थी जिसमें इंडिया को कट किया गया था। तो अफगानिस्तान के साथ जो पीस प्रोसेस है, अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत है, उसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा, इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बीइंग कट आउट ऑफ द टॉक्स। इंडिया वाज कट आउट ऑफ द टॉक्स, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, रशिया,
रशिया, यूएसए, पाकिस्तान के साथ ही सब इंगेज कर रही थी फॉर थ्राइविंग पीस इन अफगानिस्तान रीजन, एंड इंडिया को थोड़ा कट किया गया। तो पहली चीज़ तो ये है ना। अब कुछ चीज़ें और, जैसे इंडिया और तालिबान के रिलेशन के बारे में बताया गया। जैसे कि सबसे पहली बात यह कि इंडिया जो है हमेशा अफगानिस्तान की सेलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील किया है। इंडिया ने हमेशा गवर्नमेंट के साथ डील किया है, ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील किया है। तो इंडिया ने हमेशा से यही अपने अंदर दिमाग में रखा था कि हमको नॉन स्टेट एक्टर से डील नहीं करना है, जैसे कि हमको तालिबान के साथ डायरेक्टली डील नहीं करना है। लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा था। तालिबान के साथ अभी रिसेंटली चाहे मॉस्को टॉक्स हुए थे, जब मॉस्को टॉक्स हुए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मॉस्को टॉक्स के बारे में बताया था कि रशिया मॉस्को में एक इवेंट हुआ था जहां पे इंडिया ने भी अपने तरफ से नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन भेजा था, जो कि तालिबान के साथ डायरेक्ट 1-to-1 टॉक्स में इंगेज हुआ। ओके, तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग हमने की थी डायरेक्ट 1-to-1 टॉक्स की तालिबान के साथ इन द मॉस्को टॉक्स। ओके, मॉस्को में जब हुआ उसमें हमने थोड़ा भेजा एक रिप्रेजेंटेशन, जो कि नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन हमने बोला था, नॉन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, बट ऑथर का एक चीज़ और कहना है कि डायरेक्ट एंड ओपन टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड तालिबान एट दिस पॉइंट वुड सर्व लिटिल पर्पस फॉर आइदर साइड। मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ गेन करने का हमको नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत गेन कर लेंगे तालिबान से अगर हम इस समय बात करेंगे, इस जंक्शन में बात करेंगे। उल्टा ये होगा कि इट वुड मीन कास्टिंग असाइड अ कंसिस्टेंटली हेल्ड मोरल पोजीशन। हमने एक मोरल प्रिंसिपल रखा है अपने दिमाग में कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जो कि टेररिज्म फैलाते हैं उनसे डील नहीं करते हैं, और अगर हम तालिबान के साथ बातचीत में इंगेज होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस मोरल प्रिंसिपल को छोड़ रहे होंगे। याद रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट एक सुहासिनी हैदर ने रखा है कि अगर हम इस समय तालिबान के साथ डील करते हैं तो पहला तो कुछ ज़्यादा गेन करने का हमको लग नहीं रहा साथ, दूसरी चीज़ कि हमने इतने सालों तक एक मोरल प्रिंसिपल को होल्ड करके रखा था, और कहीं ना कहीं अभी हमने दूसरे कंट्रीज़ के प्रेशर में आके दूसरे कंट्रीज़ को देख देख के उस मोरल प्रिंसिपल को छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अगली चीज़ ये कि अफगानिस्तान में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल बढ़ गया है सिंस 2001। अगर हम सेकेंडरी ग्रेजुएट्स देखें, द सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रेजुएट्स दे रोज फ्रॉम 10,000 टू मोर देन 3 लाख इन 2015। 2001 में लगभग 10,000 सेकेंडरी ग्रेजुएट्स थे, और अब अफगानिस्तान में 3 लाख से ज़्यादा सेकेंडरी ग्रेजुएट्स हो चुके हैं ना। और तो ये सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए लोग प्रयासरत हैं। इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मदद की, लगभग $3 बिलियन तक का हमने इन्वेस्टमेंट अभी तक उसमें वहाँ पे कर दिया है फ्रॉम 2001। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये हमको देखनी है कि हमको पाकिस्तान के साथ मिलके चाहे करना पड़े, एंड वी हैव अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग अ डायलॉग ओवर अफगानिस्तान पोस्ट रिकन्सिलिएशन। ओके, तो हमको अब पाकिस्तान के साथ चाहे मिलके ही क्यों ना अफगानिस्तान के लिए बात करनी पड़े, लेकिन हमको वो चीज़ करनी पड़ेगी। मॉस्को प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूँ। मॉस्को प्रोसेस में यही हुआ था बेसिकली कि तालिबान के साथ बैठ के बातचीत की गई थी, एंड उसमें इंडिया ने भी अपना नॉन फॉर्मल डिप्लोमेटिक एक ग्रुप भेजा था। उसको इंडिया ने कहा कि ये नॉन फॉर्मल ग्रुपिंग है, और वहाँ पे बातचीत की। मॉस्को प्रोसेस इज़ फॉर अफगानिस्तान पीस। ओके, याद रखेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉस्को प्रोसेस किसके लिए हुई थी, तो अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए हुई थी। तो याद रखेगा कि वी हैव अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पाकिस्तान फॉर ब्रिंगिंग पीस इन अफगानिस्तान एंड ऑल। एंड ये सारी चीज़ें हमको नर्चर करनी है। हमको अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन को और ज़्यादा नर्चर करना है। मैंने जैसे कि बताया कि 3 बिलियन से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है सिंस 2001। फिर सलमा डैम हो, चाहे अफगानिस्तान में पार्लियामेंट, हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे की हैं, एंड वी शुड नॉट होल्ड बैक। और हमको वो चीज़ करना ही पड़ेगा, और हमको इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। वी शुड नॉट लीव द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन एट दिस जंक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल होगा फॉर एनी एस्पेक्ट, फर्दर एस्पेक्ट। ओके, The Kerala alert is basically for West Nile virus. West Nile virus से रिलेटेड केरला अलर्ट हुआ है कि वहाँ पे कुछ केसेस हैं। डायरेक्टली जो देखो, वेस्ट नाइल वायरस डायरेक्टली किल नहीं करता, ये भी हमको याद रखना है कि वेस्ट नाइल वायरस डायरेक्टली किल नहीं करता है। 1937 में सबसे पहली बार युगांडा के वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया गया था। दैट इज़ द फैक्ट बिहाइंड दिस वेस्ट नाइल वायरस। फ्लेविवर्डी ग्रुप का ये वायरस है, ये भी याद रखना है, फ्लेविवर्डी ग्रुप का वायरस है, और ये जापानीज इंसेफेलाइटिस के सिमिलर है। ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, दैट इज सीरोलॉजिकली सिमिलर टू जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस। अगर आपसे कोई पूछे कि WNV यानी कि वेस्ट नाइल वायरस सीरोलॉजिकली किस बीमारी के वायरस से सिमिलर है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस से सिमिलर है। इसीलिए जब टेस्ट होता है तो कभी कभी डिस्टिंग्विश करने में फेल हो जाता है टेस्ट कि ये जापानीज इंसेफेलाइटिस है कि वेस्ट नाइल वायरस है। याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगली चीज़ जो ऑथर ने ये बोली कि अभी रिसेंटली इतने चेंजेस हुए, इतने अर्बनाइजेशन हुए कि वायरसेस भी जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं वो ट्रांसमिशन में, फैलने में और इन सब में। तो ये भी बात ऑथर ने कही है।
एंड इंडिया का जो बेस्ट डिफेंस होगा अगेंस्ट दिस वेस्ट नाइल वायरस वो होगा सर्वेलेंस। हमको सर्वेलेंस रखना है, मॉनिटरिंग रखनी है प्रॉपर, और अवेयरनेस फैलाते जाना है कि किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो दैट विल बी अवर ग्रेटेस्ट डिफेंस। अब ये जो आर्टिकल है रेवोल्यूशनरी आइडियाज दैट लिव ऑन रिगार्डिंग भगत सिंह, उनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है बाय इरफान हबीब, उन्होंने लिखा है। अब भगत सिंह के पहले तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो गैलोज यानी कि फांसी पे जब चढ़ाया गया था तो डेट थी मार्च 23, 1931। मार्च 23, 1931 सॉरी। अब बहुत सारी चीज़ें ऑथर ने इसके बारे में बोली, इनके बारे में बोली है कि क्या क्या उनके व्यू पॉइंट थे, उन्होंने किस चीज़ को आगे बढ़ाया, जैसे कि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को आगे बढ़ाना चाहते थे। ही इमेजिन्ड अ वर्ल्ड वेयर ऑल ऑफ अस बीइंग वन एंड नन इज द अदर। हम सबको एक माना था भगत सिंह ने, एंड नन ऑफ अस बीइंग अदर ये बोला था उन्होंने। ही एम्फेटिकली एक्सक्लेम, देखो ये बहुत अच्छी बात है, दिस पैराग्राफ इज द बेस्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग इन टुडेज न्यूज़पेपर। आज का बेस्ट पैराग्राफ होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको रीड कर रहा हूँ। He emphatically exclaimed that as long as words like black and white, civilized and uncivilized, ruler and ruled, rich and poor, touchable and untouchable, etc. are in vogue, there was no scope for universal brotherhood. जब तक अमीर गरीब, सफ़ेद काला, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड, रूलर रूल्ड, रिच पुअर, टचेबल अनटचेबल, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, तब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो रहेगा वो एक सपना रहेगा, महज आपके एक डिस्टेंट ड्रीम रहेगा। देन ही वेंट ऑन टू से वी विल हैव टू कैंपेन फॉर इक्वालिटी एंड इक्विटी, will have to punish those who oppose the creation of such a world। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको थोड़ा सोशलिज्म यानी कि जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है, कम्युनिज्म का जो आइडिया है, थोड़ा वहाँ पे भी आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक ऐसा वर्ड जहाँ पे इक्वालिटी है, कोई रिच पुअर नहीं है, सब बराबर है, इक्वालिटी इक्विटी, जो कि कार्ल मार्क्स भी यही कहते थे, है ना। His strongest critique was of untouchability and communalism। तो भगत सिंह के आइडियाज में जो सबसे बड़े उनके दुश्मन थे वो थे अनटचेबिलिटी एंड कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म से बहुत वो दूर रहते थे। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा मानते थे। अगर आपने देखा हो तो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, इनफैक्ट अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हो तो लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा वो मानते थे। इनफैक्ट जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगता है, वहाँ पे डंडों की बरसात होती है लाला लाजपत राय के ऊपर, उनकी उसके कारण डेथ होती है, तो भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाए गए हैं। उसके बाद ही उन्होंने बदला भी लिया है, आई थिंक साइमन फ्रेजर को उन्होंने मार दिया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लाला लाजपत राय के लिए की, बट ही वॉज वोकल इनफ टू अपोज हिम ऑल्सो। लाला लाजपत राय ने भी जब भी कम्युनल बातें की हैं तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने उनका अपोज किया था। ही वॉज दैट मच इन्फ्लुएंशियल, उनका इन्फ्लुएंस इतना था, वो अपनी बात पे इतना अड़िग रहते थे कि वो इस तरह की बातें को भी बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। तो लाला लाजपत राय से भी उनके कुछ डिफरेंसेस आ गए थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि कम्युनिज्म के कारण वो उनसे डिफरेंसेस रखते थे। देन ही वाज अघास्ट एंड दैट ही वाज क्लेम्ड दैट इंडिया बीइंग ए स्पिरिचुअल कंट्री येट वी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो हम एक स्पिरिचुअल कंट्री अपने आप को क्लेम करते थे, लेकिन फिर भी हम डिफरेंसेस रखते थे लोगों से, लोगों को अलग मानते थे, लोगों के साथ भेदभाव करते थे, इंडिया में डिस्क्रिमिनेट करते थे। ये काफ़ी वो दुखी थे से। देन ही 1926 ही फाउंड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई थी 1926 में, एंड ये भी लिखा हुआ है यहाँ इस आर्टिकल में। He was against religious superstitions and bigotry and communalism के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। सारे आइडियाज़ हमको पता चल रहे होंगे। अगर आपसे कोई पूछे हिस्ट्री में आंसर लिखने के लिए कि भगत सिंह के आइडियाज़ के ऊपर एक प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ भगत सिंह, तो आप ये सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखेगा। सिर्फ वो एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, सिर्फ हमेशा एक वायलेंट इंसान नहीं थे, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए। ही वॉज नॉट जस्ट द मैन ऑफ गन्स एंड पिस्टल्स, ही वॉज नॉट जस्ट अ मैन ऑफ बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल्स एज वेल। तो हमको वो सारे प्रिंसिपल्स भी समझने ज़रूरी है, और तब जाके एक आंसर कंप्लीट होगा। एंड टुडे वी नीड टू रिमेंबर हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज and mere valorization of his nationalism and ultimate sacrifice is true but sadly incomplete। तो अगर हम सिर्फ उनके फांसी को एक वैलराइजेशन करते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो फांसी के समय भी हंसते हंसते चढ़ गए, तो सिर्फ ये अगर बोलेंगे तो ये इनकम्प्लीट होगा अगर हम उनके प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते हैं। तो आर्ट इन द मार्केट प्लेस, बेसिकली ये जो कोची बाइनेल इसको बोलते हैं, कोची बाइनेल। तो केरला में आर्ट इन द मार्केट प्लेस, देखो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच के रोड में रह रहे जो घर हैं उनके ऊपर बना दिया गया है, बिल्डिंग से बना दिया गया है। कोई वाइट बिल्डिंग के अंतर्गत एक बंद रूम में नहीं है ये आर्ट, ये बिल्कुल मार्केट प्लेस में आर्ट है। इसको हम कोची बाइनेल में बोलते हैं, कोची बाइनेल, विच रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ अ वाइट क्यूब और एग्जीबिशन ऑफ आर्ट। तो वाइट क्यूब यानी कि एग्जीबिशन ऑफ आर्ट को ये अपोज करता है कोची बाइनेल। और यहाँ पे वही चीज़ है कि जो इसकी स्टराइल स्पेस है, जो उसकी एक्चुअल प्रेजेंस होनी चाहिए, वो वहाँ पे बनाते हैं ये लोग मार्केट प्लेस में। ये आर्ट है कोची में, कोची बाइनेल इसको बोलते हैं। तो ये जस्ट फोटोग्राफ है, इसको आप देख लीजिए।
SC में नॉट एडमिट डायरी एज अ प्रूफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एपेक्स कोर्ट ने इन द बेनी वर्सेस बिशन दयाल उन्होंने कहा है कि डायरी एंट्रीज अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एन FIR। डायरी एंट्रीज को अपन बेसिस नहीं बना सकते हैं और उसको एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक व्यक्ति लिख रहा है और एक व्यक्ति क्या सोच के क्या लिख रहा है ये हम नहीं जानते हैं। मतलब वन पर्सन इज क्रिएटिंग द एविडेंसेस। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति ने लिख दिया और उसने एविडेंस बना दिया तो आप उसको एविडेंस एज अ प्रूफ की तरह कर ले। तो याद रखिएगा, बेनी वर्सेस बिशन दयाल ये एक केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डायरी अलोन कैन नॉट बी टेकन एज अ केस, एज अ एविडेंस। ओके, तो ये भी उन्होंने कहा है, याद रखिएगा, लिख दिया। इससे ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे देखते हैं क्या क्या न्यूज़ और है। EU गिव्स UK न्यू ब्रेक्सिट डेडलाइंस। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बस फ्यूचर ऑफ ब्रेक्सिट में यहाँ बहुत प्यारा एक चार्ट बना के बता दिया है। देखो, थेरेसा मे ने अभी एक अमेंडेड डील रखी है, थेरेसा मे की अभी एक अमेंडेड डील आई है। ओके, मतलब डील का मतलब क्या है कि EU के बाद, ब्रेक्सिट के बाद, ये ब्रेक्सिट है उसके बाद ब्रिटेन कैसे काम करेगा, बेसिकली डील वो है। जो लोगों को नहीं समझ आ रहा ना कि डील क्या है, डील क्या है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था सर डील क्या है, व्हाट इज डील इन द ब्रेक्सिट। डील का मतलब कि ब्रेक्सिट होने के बाद UK और EU के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। देखो, अभी EU का पार्ट था, है ना, ब्रिटेन, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ऐसा तो नहीं कि पूरा आइसोलेट होकर कहीं और चला जाएगा, रहना उसको वहीं पे है। तो किस तरीके से EU के साथ वो डील करेगा, किस तरीके से उसके रिलेशनशिप रहेंगे आगे, क्या कोई मार्केट, कॉमन मार्केट प्लेस या कॉमन कस्टम यूनियन ऐसा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उस डील के अंतर्गत कि क्या रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन ब्रिटेन एंड EU। तो अभी थेरेसा मे ने एक अमेंडेड डील रखी है, अपने को डील जानने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि कैसे ये काम चलेगा। अगर वो डील सक्सेसफुल होती है तो लेजिस्लेशन होगा जो कि इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद ब्रिटेन EU को लीव कर देगा ऑन 22 मई। सिंपल, अगर थेरेसा मे की डील को वोट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो। अगर सपोज ये वोट अनसक्सेसफुल होता है, जो नई डील है थेरेसा मे की अमेंडेड डील, वो अगर अनसक्सेसफुल होती है तो पार्लियामेंट वोट कर देगा एक्सटेंशन फॉर अप्रैल 12। जो ब्रेक्सिट है उसका एक्सटेंशन अप्रैल 12 तक के लिए होगा। अब अगर अप्रैल 12 का एक्सटेंशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर सक्सेसफुल अगर होता है तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब अल्टरनेटिव ऑप्शन में पहला या तो नो डील ब्रेक्सिट हो, मतलब या तो कोई डील ही ना हो और ब्रेक्सिट हो जाए। दूसरा कैंसिलेशन ऑफ ब्रेक्सिट हो सकता है, मतलब ब्रेक्सिट ही कैंसिल हो जाए। तीसरा फर्दर एक्सटेंशन, और ज़्यादा एक्सटेंशन मांग सकते हैं कि 22-23 मई तक के लिए और ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। अब अगर और ज़्यादा एक्सटेंशन होता है तो रीनेगोशिएशन होगा, या फिर रेफरेंडम ही सेकंड होगा, या फिर जनरल इलेक्शन दोबारा होगा। तो या तो रीनिगोशिएट करेंगे या फिर सेकंड रेफरेंडम लिखा जाएगा कि हमको ब्रेक्सिट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। और आर्टिकल 50 याद रखेगा इन्वोक किया गया था ऑफ द लिस्बन ट्रीटी, जो EU से रिलेटेड है, लिस्बन ट्रीटी, उसका आर्टिकल 50। और अगर यहाँ पे जो अनसक्सेसफुल होता है तो नो डील ब्रेक्सिट हो जाएगा 29 मार्च को। अगर ये पार्लियामेंट एक्सटेंड भी नहीं कर पाती है अप्रैल 12 वाला, तो अनसक्सेसफुल अगर हो जाता है ये एक्सटेंशन, तो फिर 29 मार्च को ही ब्रेक्सिट हो जाएगा। तो these are the steps that will be followed। ये चीज़ें होंगी। गनमैन विल स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आइसोलेशन इन प्रिजन। यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है कि अभी जो गनमैन ने अटैक किया था इन द क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, तो वहाँ उसके बारे में बताया गया है। OIC के बारे में आया था न्यूज़ में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको कई बार बताया, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1969 कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स। 57 मेंबर स्टेट्स हैं, 1969 बना था। एंड इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस के बाद ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आफ्टर यूनाइटेड नेशंस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग, है ना, ये भी याद रखेगा आप। देन हेडक्वार्टर्स का जद्दा सऊदी अरेबिया में है, द हेडक्वार्टर्स इन जद्दा सऊदी अरेबिया। एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC। इंडिया मेंबर नहीं है OIC का, ना ही ऑब्जर्वर है OIC का। याद रखिएगा, इंडिया इज नाइदर अ मेंबर नॉर ऑब्जर्वर इन OIC, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको गोलन हाइट्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोलन हाइट्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। अभी तक इंटरनेशनल लोग गोलन हाइट्स पे इजराइल के जो रूल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट USA ने कल कॉल किया था कि हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो सीरिया ने कहा है कि दैट वी विल टेक बैक द गोलन हाइट्स, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। इटली सेट टू बिकम फर्स्ट G7 कंट्री टू जॉइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। याद रखेगा, इटली इज द फर्स्ट G7 कंट्री टू जॉइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। याद रखिएगा, G7 कंट्रीज के मेंबर मैंने कई बार आपको बताए हैं, प्लीज़ डू टेल मी दैट ऑल्सो। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ एक बार G7 के मेंबर्स भी बता दीजिएगा, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था 80,000 करोड़, पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया 85,000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट ने मतलब ओवरशूट कर दिया अपने टारगेट्स को। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया है कई बार
डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सपोज गवर्नमेंट इज हैविंग ओनरशिप ऑफ 80% इन सम फर्म्स और सम PSUs. नाउ व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल सेल नियरली 29% ऑफ इट्स शेयर एंड ब्रिंग इट्स शेयर डाउन टू 51%. तो गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप रखता है, लेकिन अपने कुछ हिस्से को, जो कुछ उसकी ओनरशिप रहती है, उसको प्राइवेटाइज कर देता है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देता है, दूसरों को सेल कर देता है. तो गवर्नमेंट जब अपनी ओनरशिप को डिक्रीज करता है किसी PSU में या किसी फर्म में, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. सपोज गवर्नमेंट के पास 80% शेयर होल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने 29% शेयर्स को बेच दिया एंड उसकी शेयर होल्डिंग घट के 51% हो गई. तो अभी भी गवर्नमेंट इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हो गई. तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग जब बेच दिया तो वो कहला गया डिसइन्वेस्टमेंट. सो दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दैट ऑल्सो. समझ में आ गया होगा आपको, है ना. अब लास्ट पेज में आ जाते हैं. यहाँ पे एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग द ब्लड टेस्ट, है ना. तो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड बायोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ इंडियन एडोलसेंट्स हैव बीन मेजर्ड. तो इंडियन एडोलसेंट्स का ब्लड बायोकेमिकल पैरामीटर्स को टेस्ट किया गया है. अब इसका जो रिजल्ट था वो प्लॉस 1 करके एक पेपर है, यहाँ पे आपको लिखा भी है, देखो यहाँ पे प्लॉस 1. इट इज़ अ रिसर्च पेपर, याद रखिएगा. इट्स द पेपर जो ये एक मैगजीन है, ये प्लॉस 1, वहाँ पे पब्लिश किया गया है. बेसिकली प्लॉस 1 में पब्लिश किया गया है इसको. अब ये कुछ पैरामीटर्स कौन कौन से जिनको टेस्ट किया गया है. लिपिड प्रोफाइल. तो लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, ट्राईग्लाइसराइड आते हैं, देन प्लाज्मा आता है, ग्लूकोज आता है, इंसुलिन आता है, HbA1c. देखो HbA1c जो है हीमोग्लोबिन प्लस ग्लूकोज का कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनता है. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस HbA1c, तो जब हीमोग्लोबिन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, तो इसको बोलते हैं HbA1c. अगर हीमोग्लोबिन प्लस ग्लूकोज का आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग रहेगा. देन यूरिया, क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि ये बताता है कि किडनी आपकी कैसी फंक्शन कर रही है. तो इन सब पैरामीटर्स को लिया गया. देन इसमें कुछ रिजल्ट आए थे, वो ये आए थे बेसिकली कि गर्ल्स वर फाउंड टू बी मोर इंसुलिन रेजिस्टेंट देन बॉयज़. गर्ल्स में ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है बॉयज़ से. तो ये याद रखिएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. हाई इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है गर्ल्स में, वो होता है प्यूबर्टी के कारण. जो हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है गर्ल्स में, वो प्यूबर्टी के कारण होता है. एंड टू कंपनसेट फॉर दिस देर इज मोर इंसुलिन सिक्रेटेड. ओके, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट भी होता है. एंड अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज कम होगा. अगर आपको डायबिटीज़ का पता हो तो डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं. अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ग्लूकोज कंट्रोल हो जाए, है ना. फिर HbA1c जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, उसमें भी देखा गया कि बॉयज़ हैव लोअर HbA1c एज अ मार्कर फॉर डायबिटीज़ देन गर्ल्स. एंड बॉयज़ प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड दिस कॉज मोर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लीडिंग टू लोअर HbA1c वैल्यू. तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन में HbA1c कम होता है और बॉयज़ में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, निकलता है, इसलिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन वहाँ पे निकलता है एंड HbA1c की वैल्यू कम रहती है. बॉयज़ आर फाउंड टू हैव मोर यूरिन एंड क्रिएटिनिन. लड़कों में ज़्यादा यूरिया और क्रिएटिनिन होता है. ओके, तो दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. एंड this is because boys have more muscle mass than girls and so they release more protein metabolites. Okay, तो छोड़ो अब यार, ये न्यूज़ खत्म करो. That is it for the day friends. I hope you had the video. Thanks for watching us. Thank you and have a nice day. That is it for the day.